हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का ब्लॉक 3 स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक 3 का यूनिट 1, द काउंसलिंग सेटिंग एंड रोल ऑफ काउंसलर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और हम बहुत सिंपल भी है और हमने काफ़ी इसके बारे में कुछ पहले वाले यूनिट्स में भी पढ़ा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि जैसे इन्होंने कहा इंट्रोडक्शन में, एवरी पर्सन रिजॉर्ट टू सम काइंड ऑफ सजेशन और एडवाइस। हर किसी को किसी ना किसी टाइम पे सजेशन की, एडवाइस की एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ लाइफ जरूरत पड़ती है टू इंश्योर दैट गुड डिसीजंस आर अराइव्ड एट, ताकि हमारे को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में हमारे को जरूरत पड़ती है किसी सजेशन की, किसी एडवाइस की। देयरफॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस राइट फ्रॉम टाइम। बहुत पहले से ये जो है लोग इस चीज़ को यूज़ करते रहे हैं, गाइडेंस को यूज़ करते रहे हैं, जो है काउंसलिंग की उनको जरूरत पड़ती रही है। भले ही अब जो है नाम इसका ऐसा हो गया है, न्यू कंसेप्ट बन गया है, लेकिन गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है? प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर दिस इनॉर्मस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड एंड लास्टिंग सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडिंग। इसके अलावा क्या है? इट एम्स एट हेल्पिंग इंडिविजुअल, किसका? काउंसलिंग हो चाहे वो गाइडेंस हो। इट एम्स एट हेल्पिंग इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देम, अपने खुद के बारे में अंडरस्टैंड करने में, एंड द एनवायरनमेंट एंड मोबिलाइज देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड मॉडिफाई एटीट्यूड वैल्यूज। अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की उनको सॉल्व करने में हेल्प करती हैं ये। इसके अलावा जो अपने एटीट्यूड्स हैं उनको बारे में उनको मॉडिफाई करने में और अपनी उन वैल्यूज़ को, ताकि सो डैट दे फंक्शन, अपनी जो लाइफ की जो फंक्शनिंग है ठीक से कर सके इफेक्टिवली इन द सोसाइटी। सोसाइटी में हर कोई रहता है, तो उसमें क्या है, जो हमारी फंक्शनिंग है दैट शुड बी स्मूथ एंड क्या है, फंक्शन प्रॉपर हो, इफेक्टिव हो। एंड इन ए नटशेल, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प द क्लाइंट टू अटेन ए लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्रू ए प्रोफेशनल काउंसलर। एक प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प से हम क्या करते हैं? गाइडेंस के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू क्या करते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन करते हैं। स्पेशली ट्रेन टू रेंडर सच, जो कि ऐसा जो काउंसलर जो कि प्रोफेशनल होता है, जो कि ट्रेंड होता है, जो कि बिना किसी एज को ध्यान में रखे हुए, विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करे हुए, बहुत ज़्यादा जो है इसमें क्या होता है, काउंसलर और काउंसलिंग इन दोनों का आपस में क्या होता है, एक ऐसा प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है जिसमें जो है काउंसलर क्या करता है, हेल्प करता है क्लाइंट की, काउंसलिंग की, ताकि जो उसकी लाइफ है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको से वो बाहर जो है निकल सके। तो इस टाइप से इन्होंने पहले ब्रीफ में दे रखा है काउंसलर कौन होता है, काउंसलिंग क्या होता है, क्यों हमारे को लाइफ में कब से इसकी जरूरत पड़ती है। बहुत पुराने समय से ही ये जो है चला आ रहा है, हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सजेशन की, एडवाइस की। अब इन्होंने बात की है डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में हमने ऑलरेडी MPCE 021 में काफ़ी डिटेल में शुरू में ही पढ़ा है, ब्लॉक 1 में। फिर भी इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं कि काउंसलिंग के बारे में इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, गाइडेंस क्या होता है उसके बारे में, दोनों का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में दिया हुआ है, आप उसको जब MPCE 021 से करेंगे तो आपको और भी बहुत से नए आइडियाज़ उसमें से मिलेंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने उस पर सेपरेट वीडियोज़ भी बना रखे हैं प्लेलिस्ट में, आप देखेंगे तो इसको स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव होता है जहाँ पे आपस में बातचीत होती है, को दो आप ज्वाइन करते हैं दूसरे को। कौन कौन? काउंसली हु नीड्स असिस्टेंस, वो जो काउंसली जिसको असिस्टेंस की जरूरत होती है, और काउंसलर कौन होता है? हु इज़ ट्रेंड, जो कि एडुकेटेड होता है, ट्रेंड होता है, अपने फील्ड में होता है, उसकी असिस्ट करता है, उसको असिस्टेंस देता है काउंसली को। फिर अगेन एक और डेफिनेशन है, काउंसलिंग हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन ए 1-to-1। आपस में 1-to-1 का मतलब क्या है? आम सामने बैठ कर एक टू, ये नहीं है कि एक काउंसलर जो है कई सारे क्लाइंट्स को लेके बैठा हुआ है, तो उसमें क्या है कि 1-to-1 बातचीत होती है, 1-to-1 रिलेशनशिप बनता है बिटवीन एन इंडिविजुअल बिसेट बाय द प्रॉब्लम। ऐसा इंडिविजुअल जो कि पूरी तरह से जो है प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, विद विच ही कैन नॉट कॉप अप अलोन, जिससे वो फेस अकेला नहीं, उन ऐसी प्रॉब्लम के साथ जिनको वो अकेला जिनसे कॉप अप नहीं कर सकता, उसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ती है? एक प्रोफेशनल वर्कर की, जो कि उस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, जिसकी अपनी जो ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग से, उसके एक्सपीरियंस से क्या होता है, जो जिसका काम क्या होता है, हेल्प अदर्स रीच सॉल्यूशंस टू वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल डिफिकल्टीज। ये डिफरेंट लोगों ने टाइम टू टाइम जो डेफिनेशंस दी हैं, ये हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर पैटरसन ने क्या कहा है, क्या है ये? काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन थेरापिस्ट होता है एंड वन और मोर क्लाइंट, बाय विच द फॉर्मर कौन होता है? जो है थेरापिस्ट है, एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल मेथड्स को वो यूज़ करता है बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक नॉलेज, अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर,
ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी इन अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऑफ द लेटर माने कौन है, क्लाइंट जो है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर है डेफिनेशन काउंसलिंग गिवन में गुस्टेड ने क्या कहा है कि इज कंसीडर टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटिंग बोथ द स्कोप एंड फंक्शन ऑफ द काउंसलिंग। उन्होंने उसकी जो काउंसलिंग का स्कोप क्या है, उसका फंक्शन क्या क्या काम आती है काउंसलिंग। अकॉर्डिंग टू हिम काउंसलिंग इज अ लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस है कैरिड इन सिंपल वन टू वन सोशल एनवायरनमेंट में होती है, इन विच द काउंसलर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, अपने जो प्रोफेशन में वो कॉम्पिटेंट होता है, साइकोलॉजिकल रेलिवेंट स्किल्स होती है, उसके पास नॉलेज होती है, सीक्स टू असिस्ट द क्लाइंट, अपने जो क्लाइंट होता है उसको असिस्ट करता है बाय मेथड्स अप्रोप्रिएट, ऐसे मेथड से जो उसकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए सूटेबल हो, उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट हो उनको यूज़ करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टोटल पर्सनल प्रोग्राम टू लर्न हाउ टू पुट सच अंडरस्टैंडिंग into effect in relation to more clearly perceived realistically defined goals to the end। शुरू से ही जब क्लाइंट आता है, जो गोल डिफाइन करता है, गोल बनाता है काउंसलर उसके लिए, उन सबको अटेन करने के लिए जो साइकोलॉजिकल अप्रोप्रिएट मेथड होंगे उनको यूज़ किया जाता है, ताकि क्लाइंट में बिकम ए हैप्पियर एंड मोर प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ताकि जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा हैप्पियर एक ऐसा इंसान बन सके, अपनी सोसाइटी में वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सके और अपनी प्रॉब्लम से वो बाहर आ सके। अब क्या डेफिनेशन कोटेड अबव कंकर्स ऑन सेवरल पॉइंट काउंसलर टू बी प्रोफेशनल, इन्होंने ब्रीफ में कर दी है जो डेफिनेशन है उनके ऊपर, जो काउंसलर कौन है, प्रोफेशनल है। और काउंसलिंग इज ए प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अबाउट सिक्वेंशियल चेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसमें क्या होता है, काउंसलिंग में क्या होता है, सिक्वेंशियल चेंजेस होते हैं, जो हम एक प्रोसेस बनाते हैं, एक उसमें हम स्टेप्स बनाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे काउंसलिंग करनी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लीडिंग टू सेट गोल, हम गोल को सेट करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली इज़ नॉट कॉजल, कोई कॉजल नहीं होता, कोई बिजनेस नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ट्रस्ट पे बेस्ड होता है, वार्मथ होता है एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होता है। इनके बारे में इन्होंने बताया काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर अकॉर्डिंग टू जॉन, अब यहाँ पे इन्होंने बात की गाइडेंस की। गाइडेंस क्या होता है, पर्सनल हेल्प होती है गिवन बाय समवन, किसी की हेल्प की जाती है, इट इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट की जाती है एक पर्सन की टू डिसाइड वेयर ही वॉन्ट्स टू गो, कि वो कहाँ जाना चाहता है, उस के रिगार्डिंग उसकी हेल्प की जाती है, उसको असिस्ट किया जाता है। व्हाट ही वॉन्ट्स टू डू, वो क्या करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, और कैसे वो अपने वो पर्पस को जो गोल्स बनाए उनको वो अचीव कर सकेगा। एंड इट असिस्ट हिम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अराइजेज इन द लाइफ। इसके अलावा इन्होंने एक और डेफिनेशन दी कि ईच इंडिविजुअल to understand his abilities, interest, to develop them as well as possible and to relate them to life goals। हर आदमी के लाइफ गोल्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि हम एजुकेशनल गोल्स बनाते हैं, वोकेशनल गोल्स बनाते हैं, तो इस टाइप से उनको क्या करता है, ये इसकी हेल्प करता है, एनेबल करता है। फिर उन्होंने एक और चीज़ दे रखी है, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस क्या करता है, फोकसिंग ऑन किस पे, हेल्पिंग इंडिविजुअल चूज व्हाट दे वैल्यू मोस्ट, वेयर एज काउंसलिंग क्या करती है, फोकस ऑन हेल्पिंग, ये क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं चेंजेस के लिए, क्योंकि किसी को मेंटल इश्यूज़ हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है जिसमें वो स्टक हुआ है, तो उसको चेंज की ज़रूरत होती है। गाइडेंस में हमें चेंज की ज़रूरत नहीं होती है, हम ओनली हेल्प कर रहे होते हैं, जबकि हम काउंसलिंग में क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, उसको बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, उसको हीलिंग से, उसको सफरिंग से उसको हीलिंग में लाना चाहते हैं। सफरिंग चेंजेस का मतलब क्या है, उसकी जो सफरिंग है, सफरिंग जो क्लाइंट की है उससे उसको हम खा लेके आते हैं हीलिंग पे। उसमें क्या करते हैं हम, गाइडेंस में ओनली उसके हम हेल्प कर रहे हैं। अब क्या काउंसलिंग सेट, इसके अलावा क्या है, अकॉर्डिंग टू इन्होंने एक और डेफिनेशन दी है कि एरबगल ने क्या कहा है, गाइडेंस फोकस ऑन द एजुकेशनल, वोकेशनल एंड ऑक्यूपेशन प्रॉब्लम के लिए हेल्प की जाती है, उस पर फोकस करता है। काउंसलिंग क्या करता है, सोशल इश्यूज़ पे, पर्सनल पे एंड इमोशनल प्रॉब्लम, इनके ऊपर जो है एक इंडिविजुअल को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम में, सोशल में, इमोशनल में, हर इस टाइप की जिससे वो अकेला उस चीज़ को फेस कर रहा होता है, उसमें उसकी हेल्प की जाती है। देन कम टू काउंसलिंग सेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इसको अर्लियर वीडियोस में भी किया था, तो अब इसको और फिर यहाँ से भी कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको करते हैं, आपको याद होगा हमने ब्लॉक 1 में भी इसके बारे में पढ़ा था, यहाँ से भी करते हैं इसको कि फिजिकल सेटिंग क्या होती है, जहाँ पे काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में टेक प्लेस anywhere but some kind of physical setting may promote and enhance the counseling process better than other। जहाँ पे भी काउंसलिंग होती है वो जगह ऐसी हो,
जो कि बहुत अच्छे से कूल है, काम एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे प्रिवेसी मेंटेन हो सके, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर लाइटिंग हो। आप खुद भी सोचेंगे तो अगर हम ये सब चीज़ें सोचेंगे तो हमें दिमाग में खुद ही आइडियाज़ आते हैं कि दे इज़ नो यूनिवर्सल क्वालिटी दैट ए रूम शुड, कोई ऐसा कोई यूनिवर्सल क्वालिटी नहीं है दैट ए रूम शुड हैव सर्टेन ऑप्टिमल कंडीशन विद इन वन रूम वे काउंसलिंग टू बी रेंडर्ड। जैसे हमने बताया अभी प्रॉपर एक क्वाइट कलर जो होते हैं काफ़ी क्वाइट होने चाहिए, सूदिंग होने चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा फ्लैशी हो, ना ही बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, ना ही डल हो, डिप्रेसिंग ना हो। तो इस टाइप से क्या होगा फिजिकल सेटिंग में अब हम खुद भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, प्रॉपर एम्यूनिटीज़ होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, क्वाइट एंड काम एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रिवेसी मेंटेन हो सके, ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए वहाँ पर। देन कम टू सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, ये डिपेंड ओनली अपॉन द काउंसलर। काउंसलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कैसे बैठना चाहता है, लेकिन उसके लिए भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। सम काउंसलर प्रेफर टू सिट बिहाइंड द डेस्क, क्योंकि डिपेंड किस पे करता है, काउंसलर पे कि कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए। कुछ डेस्क के पीछे बैठते हैं। एंड हाउएवर इट हैज बीन पोस्टुलेटेड दैट डेस्क कैन बी फिजिकल और कई बार क्या होता है जब काउंसलर और क्लाइंट के बीच में कोई डेस्क आता है तो उसमें क्या होता है, उससे बैरियर का काम करता है, जिससे उसको काउंसलिंग में प्रॉब्लम होती है। तो एक रैपट बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है कि वो बैरियर का काम करता है अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द रैपर्ड एंड बिटवीन क्लाइंट एंड द काउंसलर। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि मे इंक्लूड 2 चेयर्स ए नियर बाय टेबल, साथ में एक टेबल रख ले। द चेयर शुड बी एट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द अनदर, एक दूसरे से वो 90 डिग्री के एंगल पे हो, है ना, ताकि जो है उस हिसाब से जो है जब काउंसलर जो है जब क्लाइंट के साथ एक प्रॉक्सिमिटी बनाता है, एक जिसको बोलते हैं रैपर्ड बनाता है, उसकी बात सुनता है, तो एक प्रॉपर जो है अरेंजमेंट हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, ताकि दोनों में जो क्लाइंट है उसमें भी कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो सके। देन प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 32 ए डिस्टेंस ऑफ 30 to 39 इंचज हैज़ बीन फाउंड टू बी एवरेज रेंज ऑफ द कंफर्ट बिटवीन काउंसलर एंड द क्लाइंट ऑफ बोथ जेंडर्स। ठीक है, फिर उसके बाद दिस ऑप्टिमम साइज में वेरी विद द, अब डिपेंड करता है, हमने जैसे कह दी कि 30 to 39 इंचज कह दी, ये भी डिपेंड किस पे करता है, रूम का साइज़ क्या है, फर्नीचर वहाँ पे कितना है, उसके हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, बेंजामिन एंड शेजर क्या कहते हैं, that regardless of the arrangement within the room, it is universal requirement that the counselor should not be interrupted while conducting session। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब वो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, उसके जो कहते हैं फ्लो में जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही होती है तो वो इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए। ऑल फोन कॉल्स शुड बी हेल्ड, सबको जो है या तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो या उसको हेल्प उस पर कर दो, है ना। इफ़ पॉसिबल काउंसलर शुड पुट डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगा सकता है ऑन द डोर टू कीप अदर्स फ्रॉम एंटर, ताकि अगर DND लगा देगा और डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा देगा, ताकि कोई भी उस रूम के अंदर जहाँ पे काउंसलिंग हो रही है उसमें जो है इंटरफेयर ना कर सके, उसके अंदर आके उनको इंटरप्ट ना कर सके। ऑडिटरी यानी सुनने की, विजुअल देखने की प्रिवेसी मैंडेटेड बाय प्रोफेशनल कोड्स ऑफ द एथिक्स एंड एश्योर मैक्सिमम क्लाइंट डिस्क, ताकि ऐसा कुछ होगा, हम प्रॉपर ऑडिटरी इक्विपमेंट हमारे पास होंगे, विजुअल कॉन्टेक्ट अच्छा होगा, तो क्या होगा, उसी के कारण जो है सेल्फ डिस्क्लोजर होगा, मैक्सिमम अपने बारे में वो बता पाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलर क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से किया था। अब इसको यहाँ से भी आपको याद होगा, मैंने आपको उस समय भी कहा था अपनी जब प्लेलिस्ट के टाइम पे कि ये इसी में ब्लॉक 1 में हमने किया था ये, तो इसको यहाँ से भी करते हैं ताकि जो है यहाँ ज़्यादा डिटेल में दिया है, वहाँ हमने थोड़ा ब्रीफ में किया था। तो इसको करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आप देखेंगे ये तो 15, 22, 12, 16, 19, 21, 22, कई बार ये अब तक मुझे लगता है ये 10-12 सालों से ये कई बार आ चुका है ये, आप देखेंगे तो इसको स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इफेक्टिव काउंसलर जो होता है उसके अंदर उसकी क्या मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक होती है। नंबर पे वो क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयर रहे, यानी अपने खुद के जो थॉट्स हैं उनके बारे में, फीलिंग्स की उसकी क्या है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस है, क्या उसकी बायस है, बिहेवियर, है ना, और उसका जो बिहेवियर उसका इफेक्ट दूसरों पे क्या आता है, इन सब के बारे में उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। काउंसलर हुआ सेल्फ अवेयर लाइकली टू हैव क्लियर परसेप्शन, जिसको अपने बारे में पूरी नॉलेज होती है, खुद अपने बारे में खुद क्लियर होता है, तो यानी उसका क्या होता है, हैव क्लियर परसेप्शन ऑफ देयर ओन एंड क्लाइंट्स नीड्स एंड एक्यूरेटली। तो वो जो जिसको खुद की अवेयरनेस होती है वो फिर क्या करता है, क्लाइंट्स की नीड्स को ढंग से वो एक्यूरेटली समझ पाता है।
सच अवेयरनेस हेल्प काउंसलर टू बी ऑनेस्ट विद देमसेल्फ एंड अदर्स एंड बिल्ड, उसके कारण से वो ट्रस्ट बना पाता है, कम्युनिकेट क्लियरली कर पाता है एंड एक्यूरेटली। तो यानी क्या, सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द पार्ट ऑफ द काउंसलर। देन कम टू एम्पैथी। एम्पैथी हमने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से किया था कि पुटिंग योर सेल्फ इन टू द शूज़ ऑफ द अदर। जब वो काउंसलर अपने आप को, जो थेरापिस्ट होता है, अपने आप को काउंसलर क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखता है कि जिस प्रॉब्लम से, जिस सफरिंग से वो गुजर रहा है क्लाइंट, वो ये फील करे कि अगर मैं भी इसी कंडीशन में हूँ, मैं भी सिचुएशन में हूँ, तो मेरे साथ क्या हो, तो उसका हम क्या बोलते हैं, एम्पैथी। तो इसमें भी इन्होंने दो तरह की बात की है, प्राइमरी एम्पैथी और एक होता है एडवांस। प्राइमरी में क्या होता है, उसी की तरह से सोचना, उसी ढंग से रेस्पॉन्ड करना, दैट इट इज़ अपेरेंट टू बोथ द क्लाइंट, जैसा क्लाइंट का है वैसा ही काउंसलर का, दैट द काउंसलर हैज़ अंडरस्टूड द क्लाइंट, कि वो समझ जाए कि क्लाइंट क्या है, क्या कहना चाहता है, क्या समझ रहा है, अपने आप को ये सोचे कि वो भी उस कंडीशन में हो, सिचुएशन में हो तो कैसा हो। सेकेंड होती है एडवांस्ड। एडवांस का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग ए क्लाइंट एक्सप्लोर थीम्स, इश्यूज, इमोशन न्यू टू हिज और हर अवेयरनेस। इसमें क्या है, जिस चीज़ के बारे में वो भी अवेयर नहीं है, उनको भी वो एक्सप्लोर करे। इसके अलावा जब क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, उसके बारे में सोच रहा होता है, अपने आप को उसकी सिचुएशन में डाल रहा होता है, तो और नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आए और उसका जो इमोशनली वो उन सब चीज़ों को सोचे और एडवांस रूप में सोचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस एम्पैथी। देन कम टू अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो क्लाइंट है, हमने कॉल रोजर्स की जो थ्योरी में किया था क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच में, कि वो जो क्लाइंट है उसको वो क्या करेगा, नॉन जजमेंटल होकर बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको रिगार्ड देगा। तभी जब क्लाइंट को लगेगा कि उसको एक जो है रिगार्ड मिल रहा है, उसको एक इज्जत मिल रही है, तो वो अपनी जो है उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी और वो अपनी बात को सामने रख पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेन क्या होता है, रोज़ एम्फेसाइज दैट काउंसलर्स पॉजिटिव फीलिंग फॉर द क्लाइंट मस्ट नेवर बी कंडीशनल। कभी भी अनकंडीशनल का मतलब क्या है कि हमारे कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है, कोई भी क्या, अगर आप ऐसे करोगे तो हम आपको ये देंगे, ऐसे नहीं। अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। तो काउंसलर शुड बी हैव, क्या होगा, काउंसलर क्या होना चाहिए, शुड नॉन जजमेंटल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जेन्युइन डिस्पोजिशन टुवर्ड द क्लाइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइंट्स फीलिंग और इमोशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसको अनकंडीशन का मतलब ये होता है कि उसको कोई भी कंडीशन ना रख के उसको नॉन जजमेंटल होकर उसके साथ ट्रीट करना चाहिए। देन कम टू जेन्युइन। जो काउंसलर है वो जेन्युइन होना चाहिए, वो जैसा ऊपर से है ऐसा ही अंदर से होना चाहिए। उसका जो एक्शंस हैं वो उसकी जो है वो दिखता है उससे मैच करने चाहिए। कई बार क्या होता है कि काउंसलर बोलता कुछ है और करता कुछ है, तो इसमें क्या वो फेक होने के चांसेस होते हैं। इट मीन्स एक्टिंग विदाउट यूजिंग ए फेकेड, फंक्शनिंग विदाउट हाइडिंग बिहाइंड द वेनियर ऑफ वंस रोल ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस। अपने प्रोफेशनल स्टेटस को देखते हुए हमेशा उसको जेन्युइन, जो उसका प्रोफेशन है बहुत ऐसा है जिसके अंदर आपको एक ऐसे आदमी को जिसका बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स है उससे उसको बाहर निकालना है, उसको एडजस्टमेंट में हेल्प करनी है, उसको नए तरीके से सोचने के लिए उसको उस लाइक बनाना है, तो उसके लिए जेन्युइन होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन वार्म। तो वार्म का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में फ्रेंडली होना, जिसमें क्या होता है, इसकी जो क्वालिटी ऑफ बीइंग वार्म रेफर्स टू सिचुएशन वेयर अ पर्सन शोज इंटरेस्ट इन द अदर। जहाँ पे फ्रेंडली होगा, उसके अंदर पेशेंटली उसके साथ डील करेगा, अटेंटिव होगा, तो ये क्या होता है, हमारे जो है वार्म के जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कोल्ड इंडिविजुअल्स रियली बिकम गुड। जो अगर जो कोल्ड होंगे, जो इतना बड़ा ही जैसे को बोलते हैं आइसोलेटेड टाइप होंगे, जो फ्रेंडली नहीं होंगे, या जो जिसको बोलते हैं मैं पेशेंट नहीं, जो पेशेंस नहीं होंगे, जब बल्कि जो कहते हैं कि जो हो रहा है उसको होने दें, ज़्यादा एक्टिव लिसनर नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, उनके अंदर जो है क्लाइंट का उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, प्रॉपर रैपिड बिल्डिंग नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर क्लाइंट की प्रॉब्लम वो खुल के सामने नहीं आएगा और उसको अपनी प्रॉब्लम में वो स्टक रहेगा। तो वार्म होना, फ्रेंडली होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दिस एन एलिमेंट ऑफ सपोर्ट इन्वॉल्व इन द बीइंग वार्म। वार्म इम्प्लाइज अटेंटिवनेस, कितना वो अटेंटिव है, एज वेल एज द पेशेंस टू लिसन। फ्रेंडली होना, अटेंटिव होना और कितना पेशेंट है उस चीज़ को सुनने के लिए, ये सब होना उसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। नॉन जजमेंटल होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए टुवर्ड्स द क्लाइंट।
देन अटेंटिवनेस का मतलब क्या है कि जो भी क्लाइंट कह रहा है उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना है, अटेंटिव होकर सुनना है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहना। एम्पैथी, जैसे इन्होंने कहा अटेंटिव में, एम्पैथी इज फोस्टर्ड बाय अटेंटिव एंड वर्बल और नॉन वर्बल, दोनों चीज़ों को अगर हम देखना। वर्बल बिहेवियर क्या होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन होती हैं, जो कि क्लाइंट उसको बता रहा है काउंसलर को। लेकिन नॉन वर्बल में क्या होते हैं, क्लूज देखना, जो वो कैसे बात कर, क्या उसके जेस्चर्स हैं, कहाँ उसका ध्यान है, आई कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, ये सब चीज़ें क्या होती है नॉन वर्बल में आती है। अगर वो अटेंटिव होगा तभी तो इन सब चीज़ों को वो नोट कर पाएगा। तो इक्वली इंपॉर्टेंट आर द काउंसलर नॉन वर्बल बिहेवियर। वर्बल तो है ही है जो बातचीत करके हो रहे हैं, लेकिन नॉन वर्बल बिहेवियर भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ भी कही है कि एगन ने जो है summarize 5 non-verbal skills involved in attending and which conveys to the client that the counselor is interested in and open to। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम उसमें भी कर सकते हैं। ये तो काउंसलर की स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने 16 टेक्निक की बात की, इसको हम उसमें भी कर सकते हैं कि जो हम बातचीत करते हैं, जो जैसे हमने अभी पीछे की उसमें किया अभी कि फिजिकल सेटिंग कैसी होनी चाहिए या सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें भी हम 16 टेक्निक की बात कर सकते हैं। एस का मतलब क्या होता है, ये सिट स्क्वेयरली, यानी अडॉप्ट ए पोस्चर दैट इंडिकेट्स इन्वॉल्वमेंट। उस ऐसा बैठोगे उसको लगे कि क्लाइंट को भी लगे कि वो जो काउंसलर है वो इन्वॉल्व है उसके साथ, उसके बात सुन रहा है, और काउंसलर को भी लगे जो क्लाइंट है वो उसके वो कॉन्फिडेंट है, उसके साथ उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया है और वो अपनी बात को सामने रख रहा है। ओपन क्या होता है, ओपन पोस्चर, यानी सिट विथ बोथ फीट ऑन द ग्राउंड, दोनों पैर जमीन पे हो, टू बिगिन विद एंड विद, जो दोनों हाथ होते हैं फोल्डिंग हो, वन ओवर द अदर। देन एल का मतलब लीन टुवर्ड्स द क्लाइंट, यानी क्लाइंट की तरफ उसका फेस होना चाहिए। हाउएवर बी अवेयर ऑफ द क्लाइंट स्पेस, जितना स्पेस उनके बीच में है उसको ध्यान में रखते हुए। तो लेकिन जो लीन होता है, जो काउंसलर जो होता है, ही और शी शुड बी लीन टुवर्ड्स द क्लाइंट। ई क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट, जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो गुड आई कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट्स इंडिकेट दैट द काउंसलर इज ट्यून, जो बोल रहा है उसी के हिसाब से ट्यूनिंग है उसकी, उसी के हिसाब से उसकी बात सुन रहा है। फॉर अदर लेस, अगर लेस आई कॉन्टैक्ट होगा तो वो क्या होगा, जब वो बोल रहा होता है क्लाइंट, तो मेन होता है कि जो प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट होगा तो लगेगा वो भी अपनी बात खुल के कहेगा कि हाँ, उसको लगेगा कि उसकी बात सुनी जा रही है, और काउंसलर को भी लगेगा कि हाँ क्लाइंट जो है कॉन्फिडेंट है, उसकी बात को मैं सुन रहा हूँ, तो इसलिए वो अपनी बात को ठीक से अपने सामने रख पा रहा है प्रॉपर तरीके से। आर क्या होता है, रिलैक्स का मतलब क्या है कि A counselor incorporate these skills into his or attending or listening skills, he or she should relax। रिलैक्सिंग होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत टेंशन में है, बहुत एंग्जाइटी में है, तो ऐसा कुछ नहीं, आराम से अटेंटिव होकर उसको ये जो 16 टेक्निक को अडॉप्ट करना है। या आप इसमें हाँ कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार 16 के ऊपर जो 3 मार्क्स का एग्जाम में कई बार आता है सिंपल, तो आप इसको कर सकते हो कि एस का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एल का क्या है, ई का क्या और आर का क्या है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। देन कम टू कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस क्या होता है, बहुत जब आप अटेंटिव होकर सुनते हो, बहुत माइन्यूटली सुनते हो, उसको कहते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ को भी बहुत ध्यान से सुने और फिर बाद में उसका पैराफ्रेजिंग भी कर सके। इसमें इन्होंने पैराफ्रेजिंग का नहीं दे रखा, आप उसमें डाल सकते हैं कि इट कैन बी टर्म्ड एज ए टाइप ऑफ स्किल, इट इज़ एबिलिटी टू लिसन सो व्हाट इज बीइंग सेड बाय द क्लाइंट इंस्टेड ऑफ व्हाट इज बीइंग इम्प्लाइड। जो कह रहा है उस चीज़ को बहुत माइन्यूटली सुनना। कंक्रीटनेस इन काउंसलिंग इज एसेंशियल इफ़ द काउंसलिंग प्रोसेस हैज़ टू सक्सीड। अगर काउंसलिंग को सक्सीड होना है तो उसके लिए आपका कंक्रीटनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या, माइन्यूटली किसी चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना है। ए काउंसलर प्रोसेसिंग द स्किल ऑफ कंक्रीटनेस डज नॉट गो फॉर डिटेल्स of what the client is speaking about, but instead tries to understand what the client, ये इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, बल्कि जो what the client is trying to, जो क्लाइंट कहना चाहता है, क्या क्लाइंट एक्सप्रेस कर रहा है, उस चीज़ को माइन्यूटली सुनना है, ना कि जो हमें अपनी ओर से कुछ सुनकर कोई अंडरस्टैंड करना है, अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, बल्कि जो कहना चाहता है क्लाइंट उसको बहुत माइन्यूटली सुनना है, ध्यान रखना उस चीज़ का। तो इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीटनेस ऑलमोस्ट इंटीग्रेट विद ऑल द इम्पोर्टेंट, उसके जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है उसको इंटीग्रेट किया जाता है ऑल में एलिमेंट्स ऑफ द काउंसलिंग। जो जितने भी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा हमारे, उसमें बहुत ही कंक्रीट है, बहुत ध्यान से जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है उसको सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है। ए कंक्रीट काउंसलर
इसमें क्या होता है कि एक कंक्रीट काउंसलर इनवेरिएबली लिसन्स टू एंड एक्सेप्ट्स व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग। क्लाइंट क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनता है, उसको एक्सेप्ट करता है एंड डज नॉट क्विकली मेक हिज जजमेंट। अब बहुत स्पीड पे इमीडिएट जो होता है अपनी जजमेंट नहीं देता, बल्कि माइन्यूटली चीज़ को सुनता है, उसके बाद अपना डिसीजन देता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या? फ्री फ्रॉम बायस। कहीं पे भी इसके अंदर हमें सब्जेक्टिविटी को नहीं दिखाना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि जो कि फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, खुद के बायस उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए। देन ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस का मतलब क्या है? जो ऐसा जो काउंसलर है ऐसा हो जो कैसा भी क्लाइंट आता है वो उसके हर बात को सुने, उसको एक्सेप्ट करे। उसकी ऐसा नहीं है कि क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है, जैसा भी क्लाइंट आता है उसको वैसा ही ओपन माइंडेडली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट जो कह रहा है उसको, द ओपन माइंडेड काउंसलर इज एबल टू एकोमोडेट द क्लाइंट की वैल्यूज, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम। भले ही उसकी खुद की जो काउंसलर की जो खुद की है फीलिंग जो है, इमोशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, परसेप्शंस हैं, वो अलग हैं, लेकिन जैसा भी क्लाइंट आता है उसको एक्सेप्ट करे वो free from bias. Open-mindedness also implies the ability to listen, to respond, to interact with the client free from the constraint of imposing value criteria. किसी भी तरह का उसको अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, जैसा भी आएगा उसको वैसे एक्सेप्ट करना है। फ्रीडम फ्रॉम फिक्स प्रीऑक्यूपेशन एंड एटीट्यूड ऑफ ओपन रिसेप्टिव। हर चीज़ का वो एक्सेप्ट करने के लिए उसको तैयार होना चाहिए। देन कम टू सेंसिटिविटी। ये क्या होता है? काउंसलर मेक्स ए डीपर एंड स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स, कॉग्निटिव एंड इमोशनल रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट्स नीड्स, फीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट, डाउट्स एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है? सेंसिटिविटी में जो भी वो कह रहा है उस चीज़ के लिए सेंसिटिव होना चाहिए कि वो जो कह रहा है वो कितना इफेक्टिव है, कितना वो कॉग्निटिवली उसके बारे में सोचे, इमोशनली उसके साथ अटैच हो, और जो वो कह रहा है उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकाल सके, उस चीज़ के लिए सेंसिटिव होना चाहिए काउंसलर को। नॉन डोमिनेंस। नॉन डोमिनेंट का मतलब क्या है? हु इज़ कैपेबल ऑफ सिटिंग बैक and allowing the client to initiate and direct the course of counseling interview। यानी इसका मतलब क्या है? डोमिनेटिंग वो नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे हेल्पर, उसको असिस्ट करना है, एज एन एक्सपर्ट उसको हेल्प करना है, ना कि उसको डोमिनेट होकर अपनी ओर से कोई बात थोपनी है उसके ऊपर। तो काउंसलिंग रिक्वायर्स काउंसलर टू बी एबल टू लिसन, उसको सुने, टू वट एवर द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट कह रहा है उसको जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको सुने। एंड लिसनिंग इज पॉसिबल ओनली इफ द काउंसलर कंट्रोल्स एनी डोमिनेटिंग। अगर सुन रहा है तो उसमें क्या होता है? कहीं भी अगर वो ध्यान से सुनता है तो वो तभी हो पाता है जब वो अपनी जो बाकी जो चीज़ों को डोमिनेटिंग जो टेंडेंसी उसकी है भी मान लो, तो उसको वो क्या करता है? उसको कोशिश करता है कि उसको कंट्रोल कर सके। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में नॉन डोमिनेंस में, कि उसमें वो तभी होता है जब वो जो है लिसन तभी कर पाता है। लिसनिंग इज पॉसिबल ओनली इफ द काउंसलर कंट्रोल यानी डोमिनेटिंग टेंडेंसी, अपनी जो है डोमिनेटिंग टेंडेंसीज को वो कंट्रोल कर पाता है। फिर है कन्फ्रंटेशन। कहीं पे भी जो है उसको कन्फ्रंट ना करे। कन्फ्रंट जब करता है तो ऐसी जगह पे करे जहाँ पे क्लाइंट को ये ना लगे कि उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन कन्फ्रंट करना भी चाहिए। कई बार क्या होता है? कन्फ्रंट करने से क्लाइंट को जो गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है उसको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है। गुड रेस्पॉन्सिबल एंड अप्रोप्रिएट कन्फ्रंटेशन। गुड responsible and appropriate confrontation produces growth and encourages an honest examination of oneself। एग्जाम्पल इसे इन्होंने कहा है, you have said, ये इसमें क्या होता है? काउंसलर कह रहा है क्लाइंट को, you have said you want to change this behavior but it seems you keep doing it over and over again। आप क्या चाहते हो कि आप जैसे कहा, आप तो हमने तो कहा है कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, लेकिन आप फिर से वही का भी बिहेवियर कर जा रहे हो। हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, मुझे हेल्प करो ये समझने में कि क्या चल रहा है ये, और हाउ जो ये जो आप पैटर्न को यूज़ कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, इज हेल्पिंग यू। क्या जो आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हो बार बार, ये जो जिस चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो, क्या ये किस ढंग से आपके लिए हेल्पफुल है जो बार बार आप उसको रिपीट कर रहे हो? तो इस ढंग से उसको कन्फ्रंट करना है ताकि क्लाइंट को बुरा भी ना लगे कि उसको कन्फ्रंट किया जा रहा है, लेकिन जो है काउंसलर अपनी बात को उसके सामने रख दे, उसके बिहेवियर को, ताकि वो कहीं पे भी क्लाइंट को ये ना लगे। और जो डिज़ायर्ड बिहेवियर, क्योंकि हमारे को वो भी चाहिए ना कि उसके जब वो कह रहा है कि उसका चेंज बिहेवियर चाहिए, क्योंकि जो काउंसलिंग का मेन पर्पस क्या होता है? चेंज ऑफ बिहेवियर। और फिर भी अगर वो वही बिहेवियर फिर भी शो कर रहा है तो इस ढंग से बड़ी पोलाइटली उससे कहे कि ऐसे आप जो कर रहे हो, आप तो कह रहे हो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं चेंज होने के लिए यहाँ पे आया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो बिहेवियर फिर भी वो लगातार कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं जो आप बिहेवियर कर रहे हो बार बार जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो, वो आप कहीं आपके लिए हेल्पफुल तो नहीं है। तो इस ढंग से उसको कन्फ्रंट करना चाहिए। देन सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसमें क्या होता है? कई बार क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होता है विद प्रॉब्लम्स, तो ऐसे में क्या होता है
कि वो सफरिंग्स में होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हंसी मजाक करके ताकि जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके, तो कहीं ना कहीं जो है काउंसलर को बातचीत के दौरान में है जो है ह्यूमर को भी बीच में लाना चाहिए, हंसी मजाक भी करना चाहिए। ए सेंस ऑफ ह्यूमर कम्स क्वाइट हैंडी इन रेस्क्यूइंग मोस्ट ऑफ द सेंसिटिव और डेलिकेट सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वो क्लाइंट कई बार रो रहा होता है, वो बहुत परेशान होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सिचुएशन काम हो जाती है, क्वाइट हो जाती है। इट इज़ नेवर एम्ड एट डी मीनिंग। इसका ये नहीं कि आप किसी को डी मीनिंग करना चाहते हैं, उसका जो वो कह रहा है उसको हम डाइवर्ट करना चाहते हैं। इट ऑल्सो डज नॉट मीन दैट ए काउंसलर शुड स्टार्ट टेकिंग द कन्वर्सेशन ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशन लाइटली। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो काउंसलर है, जो काउंसलिंग का जो सेशन चल रहा है उसको लाइटली ले रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इफ़ यूज़ प्रॉपरली, अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ करें तो इट इज़ अ क्लिनिकल टूल दैट हैज़ मैनी थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। कई इसमें ये यूज़ होता है, और ह्यूमर कैन सर्कमवेंट क्लाइंट्स का रेसिस्टेंस को हेल्प करता है, उसकी टेंशन को डिस्पेल करता है, हेल्प क्लाइंट्स डिस्टेंस देन अपनी जो क्लाइंट है उसकी हेल्प करता है, ताकि वो उसकी साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है उससे उसको निकालने में हेल्प करता है। तो इस टाइप से उन्होंने कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है कहीं ना कहीं ये भी यूज़ करना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर टू हेल्प द क्लाइंट। तो इस टाइप से हम जो है क्या क्या हमने जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए काउंसलर की, हमने उनके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में है काउंसलिंग गोल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।